अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ग्लोबल ऑर्डर बड़ी तेजी से बदल रहा है और इस बदली हुई परिस्थितियों में आने वाले वक्त पे वैश्विक मंच में भारत की क्या भूमिका होने वाली है। जिस हालात में अमेरिका ने हम पर टैरिफ इंपोज किया है, दुनिया भर की बहुध्रुवीय व्यवस्थाएं बदल रही हैं, उस वक्त अपने व्यापार को, अपनी कूटनीति को, अपनी देश की सिक्योरिटी को सेफ रखना ये भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और ये बातें इस वक्त यूं निकल कर आई क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मिलित होना, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग में शामिल होना, पुतिन, मोदी और शी की एक साथ तस्वीरें आना, क्या ये बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर और भारत की बदली हुई कूटनीति का संकेत है या फिर ये एक महज औपचारिकता थी जिसे निभाने के लिए भारत तियानजिन में गया हुआ था। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कामकाज संभाला है, दुनिया भर की व्यवस्थाओं में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आया है। अमेरिका क्या कर सकता है इसका अंदाजा दुनिया को नहीं था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपतियों का आचरण, उनका व्यवहार, उनकी तरीके, उनकी नीतियां कभी इस तरह की नहीं होती थी जो काम इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ उन्होंने इंपोज किया। इसका नतीजा ये रहा कि भारत अब अपनी बहुध्रुवीय व्यवस्थाओं को एक बार फिर से बहाल करने की प्रक्रिया में लग गया है। बहन भाइयों, 7 साल के बाद मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। डोकलाम और गलवान के क्लैश के बाद, अरुणाचल प्रदेश में गांव सीमा पर बसाने के बाद, भारत और चीन के भारी तनाव के बीच शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई। वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने चीन के उसमें पीछे से शामिल होने के स्पष्ट सबूत और बयान दिए थे। क्या बदलती हुई व्यवस्था ने हमें, चीन को और रूस को एक मंच पर लेकर आई है? और क्या भारत अपने व्यापार के लिए, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए क्या हमें चीन के नजदीक जाना पड़ रहा है, या फिर अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने के लिए हमें एक मंच की तलाश थी जो हमें एससीओ के रूप में मिला? बहनों भाइयों, चीन भारत का कभी भी नेचुरल फ्रेंड नहीं रहा है। स्वतंत्रता के आंदोलन और भारत बनने के बाद, उसके 2 साल के बाद चीन में क्रांति हुई, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी का नहीं है, दशकों पुराना है। जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स भारत और चीन के बीच सेटल नहीं होंगे, तब तक स्थायी शांति, अर्थव्यवस्था, व्यापार और पीपल टू पीपल कनेक्ट कभी हो नहीं सकता। हमने कितनी बार चीन के साथ धोखे खाए। ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने चीन के साथ अच्छे रिश्ते निभाने के चक्कर में धोखे खाए, लेकिन उसके बावजूद भारत अभी तक अपनी चीन की कोई स्पष्ट नीति नहीं रही है। वक्त के साथ चीन के साथ हमारी पॉलिसीज बदलती रही हैं। डोकलाम की घटना के बाद, गलवान की घटना के बाद हमने एक कड़ा स्टैंड लिया चीन के खिलाफ, लेकिन बहनों भाइयों, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग में, हमारी ज़रूरतों में चीन का इस कदर इन्वॉल्वमेंट है कि हम उसके साथ ट्रेड के विषय पर लड़ाई नहीं कर सकते। आज भी जब मैं आपके साथ ये डिबेट कर रहा हूं, भारत और चीन के बीच $99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। उसके बीच 7 सालों के इस खराब रिश्ते के बीच शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होती है। वो सिर्फ एससीओ की बैठक में मुलाकात नहीं है, एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई है। क्या हम अमेरिका से टैरिफ से निपटने के लिए भारत, चीन और रूस एक फोरम तैयार कर रहा है? क्या हम एशिया की मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं, वो भी दुनिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के सामने? क्या हम टिक पाएंगे और क्या हमें वो मार्केट मिल पाएगी? तो फिर इस नए रिश्ते का कारण क्या है, आयाम क्या है इसके? क्या ये महज औपचारिकता थी या फिर ट्रंप के खिलाफ या अमेरिकन टैरिफ के खिलाफ भारत का कोई कड़ा स्टैंड? इसका संदेश क्या गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में, साउथ एशिया के परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में?
इस मुलाकात के मायने क्या हैं? देश के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि शी जिनपिंग और मोदी की इस मुलाकात से भारत को क्या हासिल है, और आने वाले वक्त में जब बैठक भारत में होगी ब्रिक्स की, तब देखना पड़ेगा कि इसमें मोदी की शी जिनपिंग आते हैं। वैसे बताया गया कि स्वीकार लिया उन्होंने नई दिल्ली आने का निमंत्रण, लेकिन जो भारत और चीन के बीच अविश्वास का रिश्ता है यह कैसे खत्म होगा? संबंधों के बीच जो गहरी दरार है वो कैसे खत्म होगी? एक अविश्वास का रिश्ता है वो कैसे खत्म होगा? बहुत वर्ष पहले मैंने तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू किया था, जिसका जिक्र मैंने पिछली डिबेट्स में भी आपके सामने रखा था। उन्होंने एक बात कही, वो मुझे आज भी गूंजती है। मैंने कहा चीन के साथ भारत के एक्सपीरियंस जो हैं, भारत को चीन को किस तरह से समझना चाहिए? तो उनका जवाब था, जांच करिए, जांच करिए, जांच करिए, तब एतबार पर बात करिए। वेरीफाई, 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 देन ट्रस्ट के लिए कंसीडर करिए। यह चीन के बारे में उनकी रणनीति थी, और आज भी मुझे वो बात बहुत बेहतर लगी उनकी। बहन भाइयों, आज के हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा और यहां का अपोजिशन उस बारे में क्या ओपिनियन रखता है, आपको ये सुनाएंगे। उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एलसीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ऐसे गले पड़ने से विदेश नीति नहीं चलती। भारत के हित क्या है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं, और बावजूद इसके आप उनके साथ धन्यवाद देने का, गले पड़ने का ढोंग रच रहे हैं। इससे देश की विदेश नीति नहीं चलेगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव देश के जाने माने विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। और बहनों भाइयों, आज के सबसे खास मेहमान मेरे साथ उमाशंकर सिंह मौजूद हैं, सीधे नॉर्थ चाइना के तियानजिन शहर से, जहां ये शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक चल रही है। मैं आप सबको डिबेट शुरू करूं उसके पहले बताना चाहता हूं कि इस देश में विदेशी मामलों के जो हिंदी के सबसे बड़े जानकार पत्रकारों में से एक हैं उमाशंकर जी, और ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज वो स्वयं इस वक्त तियानजिन चाइना से मेरे साथ मौजूद हैं। उमाशंकर जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल है आपसे कि शी जिनपिंग और मोदी की इस मुलाकात से और एससीओ की बैठक का क्या आउटकम है इंडियन पर्सपेक्टिव के मुताबिक? ये देखिए, जब कल ये बैठक हुई उसके बाद जब विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने उसमें एक सवाल पूछा जो कि चीन की तरफ से आए बयान के ऊपर था। चीन की तरफ से जो बयान जारी किया गया इस मुलाकात के बाद, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा कि जो सीमा विवाद है उसको भारत चीन के बीच के संबंधों का समग्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। तो मेरा सवाल यही था कि भारत का जो रुख है वो ये रहा है कि जब तक अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति पर जो सीमा पे जो हालात है वो नहीं लौटते, तब तक भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। तो अब क्या भारत सहमत हो गया है चीन के इस विचार से कि सीमा विवाद को समग्र संबंधों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए? तो विदेश सचिव का साफ तौर पर यह कहना था कि भारत हमेशा से ये कहता रहा है, और कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये साफ किया है कि सीमा पर यथास्थिति और शांति जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि इंश्योरेंस पॉलिसी है कि भारत और चीन के संबंध कैसे होंगे।
तो इस उदाहरण के जरिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जो शक व शुबा का जो एक माहौल भारत और चीन के रिश्तों के बीच है, और खासतौर पे एलएसी पर जो स्थिति है जो गलवान झड़प के बाद पैदा हुई, और जैसे देप्सांग और डेमचक जैसे इलाके में अभी भी डिस्कलेशन जो है पूरी तरह से नहीं हुआ है, जिसको लेकर भारत लगातार आग्रह करता रहा है। तो शक की बुनियाद अभी भी भारत और चीन के रिश्तों में है, और ये जो है निर्देशित करेगा आगे के संबंध को भी, ये भी साफ किया गया है। तो सब कुछ अभी साफ नहीं हुआ। हाँ, एक अलग बात है कि चीन के राष्ट्रपति की तरफ से व्यापार बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है, और ट्रंप का हौवा जो है एक तो है सामने। उमा जी, मैं व्यापार पे आऊं उसके पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या चीन ने कोई ऐसी एश्योरेंस हमें दी है, भारत को दी है, कि वो यथास्थिति पे रहेंगे या अप्रैल 2020 के पहले की सिचुएशन कंसीडर करेंगे? बॉर्डर को लेकर कोई एश्योरेंस चीन की तरफ से बायलैटरल मीटिंग में मिला है? जी देखिए, बॉर्डर के तनाजुब की अगर बात करें तो दो रूप में इसको देखना पड़ेगा। एक तो जो एसआर लेवल की टॉक्स जो चल रही है, जिसके 24 दौर की बातचीत हो गई है, तो एक लंबा मसला है जो कि ओवरनाइट सॉल्व नहीं होगा। जहां तक एलएसी पर जो गलवान झड़प के बाद पैदा हुई स्थिति है, उसको लेकर भारत लगातार ये कहता रहा है कि जो 2020 अप्रैल के पहले की स्थिति हो, उस पर लौटा जाए। और जब भारत अभी भी ये कह रहा है तो ये समझा जाना चाहिए कि वो स्थिति तक बात लौटी नहीं है, और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन भारत और चीन के रिश्तों में रहा है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था, जो मैं पूरी कर दूं अपनी बात, कि अगर ये बात अभी भी कही जा रही है तो शक व शुबा का माहौल बना हुआ है। व्यापार एक बड़ी जरूरत बन के सामने आया है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है, और दूसरी तरफ अमेरिकी जो टैरिफ है उसका दबाव भारत भी महसूस कर रहा है। और 48 अरब डॉलर का जो टेक्निकल और ये जो इलेक्ट्रिकल जो आयात है वो भारत को चीन से करना पड़ा है। तो चीन पे डिपेंडेंसी भारत की भी बढ़ी है, और चीन को भारत का बड़ा बाजार दिख रहा है। तो इसलिए ये जो लगाव, एक जो झुकाव जो है दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति बढ़ा है, और ये अभी पूरी तरह से सामान्य होने में वक्त लगेगा, क्योंकि भारत जो है वो ट्रस्ट बनाने की मैं थोड़ा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस पर आपसे बात करना चाह रहा था। तकरीबन $100 बिलियन के आसपास के ट्रेड डेफिसिट पे हम खड़े हैं, और हम आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट न लेने की भी बात करते हैं। दूसरी तरफ क्या हम उनके लिए और भी ट्रेड विंडो ओपन कर रहे हैं? जी देखिए, चीन की तरफ से तो इस बात को लेकर बहुत पहले से जो एक मैसेजिंग है वो दी जा रही है कि भारत अपने बाजार को ओपन करे, और खासतौर से पिछले 5 सालों से बाजार तो बंद था। बहुत सारी जो आयात है उसको बंद कर दिया गया था, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो भारत में नहीं आ रहे थे। तो चीन उसको ओपन करने के लिए काफी ज्यादा जो है वो एक आग्रह कर रहा है। अब ये भारत पर है कि वो कितना दबाव महसूस करता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी जो रवैया है वो भारतीय उद्योगों के खिलाफ जा रहा है, और 50% का टैरिफ लगाना, और खासतौर पे अगर रूस के तेल की वजह से भी 25% का जो टैरिफ लगाया गया है, जिस तेल की वजह से जो कि डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, और हमारे यहाँ तेल के दाम को स्थिर रखा गया है, ये दलील दी जाती रही है। तो ऐसे में जो चीन के साथ रिश्ता बढ़ाना, आप ये कह सकते हैं कि भारत की एक तरह से एक मजबूरी भी है। चीन की मजबूरी अपनी तरफ तो है ही। तो ये रिश्ता जो है वो कितना कुछ देकर कितना कुछ हासिल किया जाता है, क्योंकि भारत ट्रेड डिफिसिट कम करने की लगातार बात करता रहा है। तो अब जबकि चीन के ऊपर भी अमेरिकी टैरिफ का दबाव है, तो देखना होगा कि वो कैसे अपने आप को भारत के उत्पादों के लिए खोलता है, और ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए कितना हद तक आगे बढ़ता है। क्योंकि एक बड़ी बात ये है कि मेरा प्रश्न है आपसे जी, जो ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसका तियानजिन एक संकेत और संदेश भी है, क्या आपने महसूस किया जो वैश्विक पटल पर जो परिस्थितियां उभरी हैं, क्या अमेरिकन टैरिफ के खिलाफ इस एससीओ में कोई खास बात सामने निकल कर आई, और क्या भारत, चीन और रूस एक ट्रायंगल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप से निपटने के लिए? जी देखिए, अगर एससीओ के आधार की बात करते हैं तो इसका आधार जो है वो आर्थिक ही रहा है, और ऐसे में जब भी ये समिट होता है तो दोनों ही तो इस मंच से तमाम देशों के बीच जो आर्थिक सहयोग है उसको और ज्यादा मजबूत करने की बात होती है, जो कि इस बार भी हुई है, और चीन की तरफ से इस बात का ज्यादा जोर दिया जाता रहा है। जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की आप बात कर रहे हैं, वो इस मुतल्लिक का ये चुनौती सामने आई है कि अमेरिका जिस तरह से अपनी पहुंच जताता है और जिस तरह से अपनी प्रभुसत्ता जताने की कोशिश करता है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो 43% जो आबादी और जो 23% तकरीबन जीडीपी जो है, या 27% जो जीडीपी है, जिसको कि एससीओ के तमाम देश जो है वो उनके ऊपर इसका दारोमदार है, तो क्या ये शक्तियां मिलकर एक विकल्प
पैदा कर सकती हैं ताकि अमेरिकी जो चौधराहट हो खत्म हो। तो ये इसको हवा इस बात से भी मिली है कि चीन जो है वो रूस का तेल खरीद रहा है, भारत रूस का तेल खरीद रहा है, तो रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, रूस की अर्थव्यवस्था जो है डमाडोल है। अब ये तीनों देश जो है मिलकर क्या एक विकल्प दे सकते हैं जहां एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर अमेरिका को चुनौती दे सकें। लेकिन ये भी बात है कि जो ट्रंप है अपने रुख में नरमी नहीं ला रहे, और ट्रंप जो अमेरिकी जो प्रतिबंध है या अमेरिकी जो टैरिफ है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। तो ये एक ऐसी प्रश्न मेरा भारत की विदेश नीति को लेकर भी है जी। क्या आप तो विदेश मंत्रालयों की ब्रीफिंग में भी मौजूद रहे होंगे, क्या भारत ने चीन को लेकर अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव किया है? जी देखिए, मुझे बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन एक वक्त के हिसाब से एक समझौता करने की जो एक हालत है वो जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अभी भी है, और भारत ने बेशक उड़ान वो शुरू करने की बात की हो जो अगले कुछ दिनों में सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। जो व्यापारिक संबंधों को मजबूत की बात है वो भी शुरू होगी, लेकिन भारत अभी भी इस संशय में है कि क्या चीन आगे भी किस इस तरह की हरकत करेगा। और इसलिए कल विदेश सचिव की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि आगे के जो भी रिश्ते होंगे वो सीमा की स्थिति से, LAC की स्थिति से तय होंगे, और ये माना जा सकता है कि भारत जो है वो अभी हालांकि वो अपनी तरफ से वक्त ले रहा है, क्योंकि मेरी बातचीत जो है चीन के लोगों की से भी होती रही है, उनके डिप्लोमेट से भी होती रही है, उनको लगता है कि भारत बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत अभी भी एक फूंक कर कदम रख रहा है। इतना दो अंतिम सवाल है आर्थिक माहौल में चीन के, क्या अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति बहाल होने तक भारत को अपनी विदेश नीति पर डटे रहना होगा, या फिर चीन हमें कोई एश्योरेंस देगा कि वो अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति बहाल करे? जी देखिए, अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति की बहाली के लिए चीन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। हाँ, दोनों देशों ने एक दूसरे को एंगेज किया हुआ है, मिलिट्री लेवल पे बातचीत चल रही है, कूटनीतिक स्तर पे बातचीत चल रही है। अभी वांग यी दिल्ली आए थे, SR लेवल की जो बाहर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की बातचीत है वो हुई है, जो कि बॉर्डर के बड़े तनाजों को उसको साफ करने की कोशिश के लिए हो रही है। और जो भारत है लगातार चाहता है कि 1993 का जो बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है उससे बॉर्डर के जो मसले हैं वो हल हो, लेकिन ऐसा चीन की तरफ से अभी नहीं कहा गया। और तभी उनकी तरफ से बयान दिया जाता है कि जो सीमा का विवाद है उसको समग्र रिश्तों का आधार मत बनाइए। तो एक डिवीजन, एक जो विरोधाभास है अभी भी नजर आता है, लेकिन व्यापारिक जो अभी की जो जरूरतें हैं वो भारत को फोर्स कर रही है चीन की तरफ जाने को लास्ट लेकर। क्वेश्चन की, इसलिए जो है आप डिबेट में आने से पहले आपने जरूर पढ़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि भारत और US के बीच बहुत असंतुलित व्यापार है, और वो जो हमें भेजते हैं और हम उन्हें जो भेजते हैं उसके बीच बहुत असंतुलन है। तो अब बहुत देर हो चुकी है, क्या ये भारत के लिए कोई और थ्रेट है ट्रेड के विषय पे? जी देखिए, ट्रंप जो है वो एक बहुत ही जो उनका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि कल को क्या ट्वीट करेंगे, क्या पोस्ट करेंगे, लेकिन एक ऐसा जो एक ट्रस्ट डेफिसिट भारत और अमेरिका के बीच पैदा हो गया है जिससे पार पाना मुश्किल लगता है। खासतौर पे जिस तरह से अगर ट्रंप के आर्थिक सलाहकार की बात करें, पीटर नवारो की, वो जिस तरह से आगे बढ़कर स्टेटमेंट दे रहे हैं और बिना वो ट्रंप के शहके हो नहीं सकता, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नजर आ रहा है। एक आखिरी बात ये भी है कि ब्रिक्स को लेकर जो ट्रंप ने आरोप लगाया कि डीडॉलराइजेशन करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रिक्स के देशों पर वो टैक्स लगाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। और ऐसे में जब SCO की बैठक हुई है और इस बैठक पे अमेरिका की भी निगाह थी, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ट्रंप की आपसे सवाल तो बहुत ढेर सारे हैं, चूंकि सीमित समय है, एक सवाल और करना चाहता हूं। क्या ये भारत का बैलेंसिंग एक्ट है कि हम चीन और रूस के साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन टैरिफ से निपटने के लिए, या फिर ये महज औपचारिकता है जो हम करने गए, वैश्विक मंच है, कुछ जरूरतें होती हैं? ये देखिए, विश्व कूटनीति में संतुलित एक रवैया लेकर चलना पड़ता है। आप तनकर नहीं रह सकते, क्योंकि तनकर रहने के अपने नुकसान होते हैं। बड़ी बात यह है कि जो नई चुनौती के तौर पे अमेरिका, जो कि एक बहुत ही मजबूत एलाय रहा है भारत का, जब उस तरह से इस तरह का थ्रेट आया हो, तो ऐसे में चीन को मौका मिल गया है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे भी अपने आप को पेश करने की कोशिश करता रहा है। और अब इस चुनौती भरे माहौल में वो एक ऐसे फ्रंट को लीड करता हुआ नजर आ रहा है जो अमेरिका को चुनौती दे सके।
और दूसरी तरफ रूस की भी मजबूरी है कि युद्ध में जी। फंसा हुआ है, और एक भारत का फायदा उसमें यह है कि रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, जिस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो विश्व की जो ये परिस्थिति है उसमें एक संतुलित आधार लेकर चलना भारत की एक कूटनीतिक उसका कूटनीतिक अप्रोच माना जाएगा। लेकिन इतना ये देखना जरूर होगा कि अंत तक भारत कितना फायदा इसका उठा पाता है। न सिर्फ चीन फायदा उठा पाए लेकिन भारत भी अपने हक में इस स्थिति को भुना पाए, ये देखे जाने की बात होगी। रात 10:45 हो चुका है तियानजिन में, जहां उमाशंकर सिंह जी मौजूद हैं। आपने डिनर कर लिया है कि नहीं? जी, डिनर यहाँ पे क्योंकि शाम को 6:30 बजे ही कर लिया जाता है, तो हमने भी डिनर कर लिया है, और ये आपकी शटल जाएगी जिससे अभी हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद भारत समाचार के दर्शकों के लिए इनसाइट उपलब्ध कराने के लिए, और डायरेक्ट तियानजिन से हमें सारे अपडेट्स, जानकारी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपर्ट कमेंट अवेलेबल कराने के लिए। उमाशंकर सिंह बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और विदेश मामलों के भारत में टॉप एक्सपर्ट में गिने जाते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, ये बताइए कि जब बॉर्डर इस डिस्प्यूट अभी सेटल नहीं हुआ है, क्या हम ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं चीन के साथ? मेरी सभी को राम राम। और ब्रिजेश जी, मेरा फोन कट गया था, अभी अभी दोबारा लगा है, तो एक बार आप प्रश्न दोहरा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे जो चीन के साथ हैं वो अप्रैल 2020 यानी गलवान के पहले की स्थिति बहाल नहीं हुई है, क्या उसके बावजूद हम ट्रेड ओपन करने जा रहे हैं? ठीक है, ओके। देखिए, इस विषय में भी दोनों जो लीडर्स हैं, चाइना और भारत, शी जिनपिंग और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस विषय पर भी उनकी चर्चा हुई है। जो बॉर्डर बैरियर्स है, मेरी आवाज एको कर रही है। जी, मैं ठीक करा रहा हूं, आप कंटिन्यू करें। उस विषय पर भी हुई है कि भाई जी, और उस पर बहुत क्लियरली संदेश दे दिया गया है कि भाई आपको अगर आगे चीजें बढ़ानी है तो ऐसा नहीं होगा कि बॉर्डर्स के ऊपर अशांति रहेगी और आप चीजों को आगे ले जाएंगे। तो उधर से एक आश्वासन भी मिला है। तो जो पूरी, मैं कहूंगी कि एससीओ की जो मीटिंग हुई है, तो उसको मैं अगर देखूं तो डिप्लोमेटिकली या इकोनॉमिकली या स्ट्रैटेजिकली या रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर या जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि भारत जो है वो एक तरीके से विजय प्राप्त कर आया है इस एससीओ समिट में। अगर इस पूरी एससीओ समिट का अगर कोई हीरो दिखाई दे रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। क्या हासिल हुआ मैडम, थोड़ा बताइए, हमें भी जाने कि विजय कैसे हुई हमारी, आउटकम क्या है इसका? जी, अगर डिप्लोमेटिकली अगर आप बात कर लेते हैं तो चाइना और भारत के बीच में जो काफी टेंस रिलेशंस चल रहे थे वो ईज आउट हुए हैं, और ये प्रोग्रेस बॉर्डर के ऊपर भी हुई है कि भाई किस प्रकार से बॉर्डर्स पे जो टेंशन है उसको हमें रिलीज करना है। आज की तारीख में भी 50-50 हजार अगर मैं कहूँ फौज दोनों तरफ से खड़ी हुई है, तो बॉर्डर की डेफिनेटली एक टेंस जो सिचुएशन है उसको ईज आउट करने पे बात हुई है। जो आपको पता ही है कि जो एक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे या जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स और मिनरल्स थे, उसका एलिमेंट्स थे, उसका जो ट्रेड पे बैन लगाया हुआ था चाइना ने, वो ईज आउट हो रहा है। तो मतलब जो मार्केट है वो ओपन हुआ है। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी से मनीष सिंधवी को इस पर चर्चा में आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं, एक तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक का आउटकम क्या था, जो भारत का स्टैंड था, क्या अपोजिशन पार्टी उससे संतुष्ट है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि 7 सालों के बाद शी और मोदी की मुलाकात हुई है, क्या हमने डिजायर्स आउटकम हासिल कर लिए? भारत को वो सब कुछ हासिल हो गया जिसे बीजेपी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है? बीजेपी तो जहां कुछ भी नहीं होता वहां भी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर देती है, महामानव की जीत बताती रहती है, थैंक यू मोदी चलता रहता है। लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा, तब बात समझने में थोड़ी आसानी होगी। सवाल इस बात का है कि गलवान के बाद ख़ास तौर से गलवान के 6 महीने पहले जी यहाँ पर आए थे, शी यहाँ पर आए थे अक्टूबर 19 में, और वहाँ पर लंबी चौड़ी बातें हुई थी कि ट्रेड, निर्मला सीतारमन और उनके जो वाइस प्रीमियर हैं हु चुनाव के बीच में एक कमेटी स्टेब्लिश होगी जो ट्रेड को देखेगी। फिर 6 महीने बाद गलवान पे हमला हो गया।
और उस हमला ही नहीं हुआ, वो लगभग 2-4 किलोमीटर अंदर बफर जोन में घुसा और हमारा बफर जोन हमारे अंदर आ गया। आपको याद होगा कि 1962 के जो वॉर हीरो थे मेजर शैतान सिंह, उनका भी मेमोरियल तोड़ दिया गया है और वो चीनी उसमें चला गया है। ईस्टर्न लद्दाख में हमारे पास 65 में से 26 जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वो चाइना ने कब्जा कर लिए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 5 से 17, 24 से 32, 37, 51, 52, 62, इस तरीके से पैंचांग तसो है, चुसुल है, हॉट स्प्रिंग्स है, गोगरा हाइट्स है। सवाल इस बात का है कि लगभग 21-22 राउंड बात हो चुकी है और कोई हासिल नहीं हुआ है। मोदी जी ने तो पहले दिन ही डिफाई कर दिया था कि साहब कोई घुसा ही नहीं है, पूरे देश से झूठ बोल दिया था, उस दिन भी अपनी जीत बता दी थी। लेकिन सच ये है कि कोई घुसा था और घुसा हुआ है, और उस पर आप क्या बात कर रहे हैं? आप चीन से बात करने के लिए क्यों चले गए? आप जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है भारत का इस वक्त चीन के साथ, आप ये चाहते हैं कि बिना बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हुए, अप्रैल 2020 की सिचुएशन बहाल हुए बिना हमें चीन के साथ अपने ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए? मैं इस मुद्दे पे 3 बात करता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा और लगातार मोदी जी स्वयं कहते रहे हैं कि बिना बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किए हुए कोई बात नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे और हमारे लोग मारे गए थे पहलगाम में और हम उसकी सजा देने के लिए जा रहे थे, तो चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसे हथियार दे रहा था, उसे टेक्नोलॉजी दे रहा था, दुनिया में उसके साथ खड़ा था, उसकी मदद कर रहा था, वही चीन। इतना ही नहीं है, मसूद अजहर को जब हमने कोशिश की कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आए, तो यही चीन था ना जिसने वीटो किया था, वही चीन तो है। तो वहां से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वो तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बात, आपने स्वयं कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और तीसरा, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो 100 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट है, आप बुरी तरीके से डिपेंडेंट हैं चीन के ऊपर। और 14 से 24 के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट में आपका हिस्सा घटता गया है और इंपोर्ट में बढ़ता गया है। ये तब था जब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आप लगातार चला रहे थे, तब था। फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स, इसमें कई ब्रिजेश जी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर हम 90, 95% हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। बताइए, जब अमेरिका ने हम पर टैरिफ इंपोज किया है तो जाहिर सी बात, हमारा $68 बिलियन का उनके साथ ट्रेड था, जो अब जिस पर एक तरीके से मैं इसको टैरिफ नहीं मानता, मैं तो इसे प्रतिबंध मानता हूं। व्यापार प्रतिबंध है कि कीमतें इतनी टैरिफ ज्यादा कर दो, कोई बेच ही नहीं पाएगा मार्केट से बाहर। तो ये एक तरीके से अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध इंपोज किया है। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ के उद्योगों के लिए नई मार्केट तलाशने में कोई बुराई है? हम चीन पर के साथ संबंधों को सहज करके उनकी मार्केट टैप कर सकते हैं या नहीं? मैं ये एक बात समझ नहीं पाता हूं कि हम इतना कमजोर क्यों प्रतीत कर रहे हैं अपने आप को। 140 करोड़ का मार्केट हमारे पास है, दुनिया में और भी बेहतर मुल्क हैं जहां बात की जा सकती है। चीन जो हमेशा से अनरिलायबल रहा है, मैंने कहा नहीं ज्यादा पीछे मत जाइए। अभी 19 में शी जिनपिंग आए और 6 महीने बाद हमला करा दिया, अभी तक घुसकर बैठे हुए हैं। नेपाल, श्रीलंका, अगल बगल आपके जितने हिस्से हैं सब जगह घुस के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको पीछे छोड़े हुए हैं। देखिए, उनकी 5 फिंगर पॉलिसी बहुत क्लियर है चीन की, वो अपनी पॉलिसी से हटते नहीं है। भाई आप वो नहीं हटते, लेकिन आप तो पीछे पीछे एकदम आप अपने को कमजोर कर रहे हैं। आप जीत बता रहे हैं। बीजेपी वाले तो कहते थे कांग्रेस चाइनीज एजेंट है, अब तो उधर दोस्ती चल रही है। भाई हम क्या थे छोड़ दीजिए, 11 साल से सत्ता में आप है ना। हाँ। डोकलाम, गलवान सब आपके समय में हुआ। 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट आपके समय में कब्जा हुई है। 22 बार बात करके मुंह की आप खा रहे हैं, उसके बाद उसके घर जाकर हाथ जोड़ के नतमस्तक हैं। तो कमजोर तो आप हैं। अरे नहीं मिलने तो क्या करें, धंधा कहां ले जाएं भाई, इतना बड़ा उद्योग तो अब मैं कहां ले जाएं? जब आपको इस पर मैं आपको जयशंकर साहब का स्टेटमेंट सुनाऊंगा। सुनाइए ना। जयशंकर साहब ने कहा, जब ये डोकलाम वाला मामला चल रहा था तो एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आप लोग सख्त स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? तो मैं 2 लाइन पढ़ूंगा उनके, कैसे कितना बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया। लुक, दे आर द बिगर इकोनॉमी, पहले उन्होंने मान लिया दे आर द बिगर इकोनॉमी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू एज ए स्मॉलर इकोनॉमी। जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग टू पिक अप अ फाइट विद द बिगर इकोनॉमी, यानी हम लड़ने में डर रहे हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग रिएक्शनरी, इट इज क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। यानी ये मान लिया इन्होंने कि हम कमजोर इकोनॉमी है, ये मान लिया कि हम कमजोर हैं, ये मान लिया कि हम चीन से नहीं लड़ सकते हैं। ये जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कर्नल शरद शरण जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या टेररिज्म का स्टांस हो या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो, क्या ये चीन के साथ हमारे कुछ सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लड़ना हर बार विकल्प नहीं होता। क्या हमें बहुत समझदारी के साथ अब चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? ब्रजेश जी, मैं बात तो आज जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पे ही करने आया था कि अमेरिका और चीन से वैश्विक स्तर पे लंबे दौर में संबंध कैसे होंगे, लेकिन वो हमारी बहन ने हीरो बता दिया। विजयी
हमारी बहन ने हीरो बता दिया। दोपहर से जितना राइट विंग का, जितना वो तनख्वाह वाला आईटी सेल है ना, पूरा उनको हीरो बताने में लगा हुआ है। तो हमारी बहन को भी वही बताया गया कि वहां जाके बताना है कि हीरो है। अब हीरो की व्याख्या सुनिए आप। इन्होंने कहा था कि हमारे शरीर में गर्म सिंदूर बह रहा है और हम अपनी बहनों का और बेटियों का जो सिंदूर मिटाया गया है उसका बदला लेंगे। और मिटाने वालों के गांव से चाय पी के वापस आए हैं और इन्होंने बोला है कि हमारे हीरो हीरालाल हीरो हैं। बताइए, अगर इस तरीके की चर्चा करनी हो तो इन लोगों से क्या चर्चा कर पाएंगे आप? मुझे लगता है जो उमा शंकर जी ने एक लाइन में कह दिया है अभी, वही इसका सार है चर्चा का। उन्होंने कहा है कि जब हमने सिक्योरिटी की बात की, हमने बॉर्डर की बात की, तो एक तो हमने इनडायरेक्टली की, और चीन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे रिश्तों को बॉर्डर के संबंधित विषयों तक सीमित रख के ना देखा जाए। हाँ, कहा। इसका मतलब यह है कि एक गांव अभी बसाया अरुणाचल प्रदेश में, हम पूरा अरुणाचल प्रदेश लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ रिश्ते हम बना के रखेंगे। और रिश्तों पे जो आपने डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी ट्वीट बताया है, वो उन्होंने ट्वीट क्यों किया है वो भी समझिए। हालांकि हम सब समझते हैं, लेकिन दर्शक की जानकारी के लिए बता रहा हूं। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि 90% सामान हिंदुस्तान से अमेरिका भेजते हो आप, लेकिन चीन का रिश्ता बिल्कुल उल्टा है। वहां 10 रुपए का भेजते और 100 रुपए का आता है, 90 रुपए का गैप है। तो चीन और भारत का रिश्ता यह है कि उनका सामान के लिए हम बाजार हैं, तो हमारे साथ वो रिश्ता रखेंगे, और जब कहेंगे नाच तो हम नाचेंगे, जब कहेंगे तेरा ये वाला कमरा हमारा है तो हम कमरा दे देंगे, जब वो बोलेंगे ये वाला तुम्हारा खेत हमारा है तो हम खेत दे देंगे, और जब हम कहेंगे थोड़ा खेत की बात करनी थी तो वो कहेगा देखो रिश्ता तो हम तुमसे रखेंगे, लेकिन खेत से रिश्ते को अलग रखो। अब आप मुझे बताइए कौन से रिश्ते के लिए गए हैं? दूसरी बात, ये एक पिक्चर आई थी, ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है कर्नल साहब, हमें कुछ तो खुद में, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, जी जी जी, बट जो बदले हुए हालात हैं, व्हाइट हाउस का जो बिहेवियर है जी, जो बुलिंग बिहेवियर है, जी बिल्कुल, हमें एक देश के रूप में सोचना पड़ेगा, न कि एक राजनीतिक दल के रूप में। तो फिर ब्रिजेश जी एक बात बताइए, ये इन्होंने तो बोला है कि ये 47 तक रहेंगे, क्या ट्रंप ने बोला है कि वो 47 तक रहेंगे? और हम और आप जानते हैं कि ये 2-4 साल का मसला है, ना यहां रहेंगे ना वहां रहेंगे। जो जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज होती हैं वो दोनों देशों की संस्कृति, व्यापार और दशकों के इन्वेस्टमेंट के बाद एक ढांचा। आप ये चाहते हैं कि गलवान में या डोकलाम में या अन्य भी पोजीशंस जो भी बॉर्डर पर हैं वो अप्रैल 2020 के पहले की बहाल हों, तब चीन के साथ हमें कुछ बात करनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि आपकी डिमांड क्या है? हम ये चाहते हैं कि लोग अच्छी तरह से समझ लें कि पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन देश हैं। दुश्मन देशों के साथ रोज सवेरे उठ के फायरिंग नहीं करनी है, लेकिन यह तय रखना है कि फायरिंग ना हो, वो अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, और जो विवाद है उनको निपटाया जाए। उनको अपनी लड़की ब्याहने के लिए, रिश्तेदारी करने के लिए ना चल दें। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात से क्या भारत और चीन के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है? क्या हम ठंडे पड़े इस रिश्ते को बेहतर करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़े हैं? और क्या क्या डिस्प्यूट्स भारत और चीन के बीच अभी लंबित हैं, और क्या हम उनके साथ एक नई ट्रेड डील में जा रहे हैं? संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव जी, शायद आपने म्यूट कर रखा, उसको अनम्यूट करें तो सर आपकी आवाज सुनाई दे। ओके, हम वापस उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक ये सब सवाल लेकर मैं अनिला सिंह के पास चलता हूं। रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, विपक्ष के आरोप हैं कि किसी दबाव में आके या व्यापार के दबाव में आकर आप चीन के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जबकि अभी तक बॉर्डर इश्यूज सेटल नहीं हुए हैं। देखिए, मुझे लग रहा था कि आज हम जियोपॉलिटिकल तरीके से इस पूरे डिस्कशन को लेकर जाएंगे।
और बात यहाँ पे हम मेरे भारत की हो रही थी, बात ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही थी, परंतु जिस भाषा का प्रयोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की भाषा तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही निचले स्तर की हो गई थी। क्या जियोपॉलिटिक्स की बिल्कुल समझ नहीं है? क्या हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने जाकर बॉर्डर इशू को वहां पे डिस्कशन किया कि नहीं किया? अगर मैं ट्रेड परसेंटेज की भी यहाँ पर बात करती हूँ, चाइना का जो ट्रेड शेयर है भारत के साथ वो है 6.8%, उससे तो ज्यादा। डेफिसिट कितना है ये बताइए, डेफिसिट कितना है? बात करते हैं 7.6। अरे वो तो छोड़िए, मैं आपको समय दे दूंगा। अरे नहीं, अभी यही क्लियर करिए, डेफिसिट बताइए। आप 2 मिनट टाइम आप दे ये दें। नहीं ऐसा कि शांत होकर जो लोग आप सुन तो लो उनकी भाई, जो लोग आप देख रहे हैं उन्हें खान भ्रमित ना शर्मा किया जी बोल रहे जाए, थे जो लोग कि देख जी, नहीं जो लोग देख रहे हैं उन्हें भ्रमित ना किया जाए। आपने कह लिया, आप क्या चाहते हैं? ट्रेड डेफिसिट पे बोलें? मैडम पे बात करें, पूछेगा सवाल। मैडम ट्रेड डेफिसिट पे बात करें। ये Go ahead, सेकंड राउंड में बोलिए। ट्रेड डेफिसिट पे सर, बात आप करें। शांत हो गुंडे की जाएं तरह आप और मुझे हमें लगता है कि करें, इनकी करें, बात करें, सुनने अरे आपसे ज्यादा ये सब अच्छा। मत कहिए, ये तो सुनिए सुनिए, मैं आपकी तरह उत्तेजित होकर इसको डिबेट को डिरेल नहीं करूंगा। आप शांत हो मुद्दे जाइए। पर सर, मुद्दे डेफिसिट बताइए कितना है? सर, आप डेफिसिट शांत हो बताइए। जाएं। बोलने दें उनको, बोलने दें। बताइए। अच्छा कह लिया ना, एक बार कितनी बार कहेंगे? आप बोले मैडम, बोलिए। कांग्रेस वो पार्टी है कि हमने पूरे विश्व में डेफिसिट देखा बताइए, कि डेफिसिट किसी कांग्रेस को छोड़ पॉलिटिकल दीजिए, पार्टी की किसी कांग्रेस देश को के साथ छोड़िए किसी प्रकार की डेफिसिट बताइए अंडरस्टैंडिंग और होती ये है। बताइए कांग्रेस 2014 से पार्टी 24 के बीच में इनके एक्सपोर्ट नेता कितना हैं, घटा? पहुंच गए थे उनकी वो- एक्सपोर्ट क्यों घट रहा है ये बताइए मुझे। क्या- एक्सपोर्ट क्या क्यों घट रहा है ये अब आप बताइए। बोल- आपने बोल- अब उनको बात बोलिए। करते हैं। बोलने दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने सुनिए, सुनिए, किलोमीटर की अरे नेहरू जी 1964 में मर गए थे, नेहरू जी 1964 में मर गए, इस बात को 61 साल बीत गए हैं, 11 साल से आप सत्ता में हैं, अपनी बात करिए। जो पाकिस्तान डेफिसिट बोलेगा वही बताइए, कांग्रेस डेफिसिट। बोलेगी, जो डोनाल्ड ट्रंप हाँ, बोलेगा तो वो आप राहुल बोलने तो दो गांधी पहले, बोलेंगे, शांत हो डोनाल्ड जाओ। ट्रंप बोलेगा डेड इकोनॉमी तो राहुल गांधी बोलेंगे डेड इकोनॉमी। और सुनिए, यहाँ वहां पर सुनने की हमारे क्षमता भारत की विकसित बात करिए। होती है, यहाँ खड़े होकर गली के गुंडे की तरह राहुल गांधी कहते हैं हाइड्रोजन बम फूटेगा, हाइड्रोजन बम फूटेगा। कभी इन्होंने कहा क्या था पूछा था? अरे अर्थक्वेक आ जाएगा, धरती किसका? हिलेगी, कौन सा सुप्रीम ट्रेड कोर्ट ने डिफिसिट? वो फटकार लगाई डेफिसिट पे थी। बतावें और ये बतावें कि एक्सपोर्ट क्यों कोई घट रहा है। अब आप नहीं शांत है, हो कोई जाओ। कुछ मैडम, नहीं है। ये हाँ, ट्रेड मैं डेफिसिट बात का करती हूँ, इशू तो बार बार मैं रेज कर रहा है कह रही हूँ, मैं पोजीशन, अपने भारत की बात कर आपने रही जवाब देना चाहिए। नहीं, बिकॉज ये समझ ही नहीं पाते हैं ना। अरे पूछे डेफिसिट। अगर मैं आज हम सब समझने बात तैयार हैं। करूं, हाँ, बोलिए। मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखा जाए, अगर मैन्युफैक्चरिंग हब है तो चाइना है। इंडिया जो है सर्विस इंडस्ट्री एंड बिगेस्ट कंज्यूमर है। हाँ, अगर वो यूएसए की बात manufacturer हैं, हम करते हैं, consumer यूएसए हैं। जो है अपने क्लियर कर दिया ना। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, आपने बता दिया कि वो मैन्युफैक्चरर है, हम कंज्यूमर है, यानी आपकी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, प्रोडक्शन इंसेंटिव की पॉलिसी फेल हो गई, आपकी सारी पॉलिसीज फेल हो गई ना। सर, मेरे ख्याल से थोड़ा संयम विकसित करें। तरीका नहीं होता हम है। लोग डिबेट को जब बड़े मेरे- संतुलित मैं तरीके से बोल चला रही रहे हूं हैं। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि मैं इनके चेहरे सर, से शांत हो पर्दाफाश कर रही हूं। बात मैं भारत की करती हूं और ये गली के गुंडे की तरह मेरी आवाज जो है दबाने का प्रयास करते हैं। पढ़ लिख कर आते हैं, अनपढ़ों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, गद्दारों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, देश को बेचने अरे वाली 1942 में गद्दारी आपने की करने वाली थी, पार्टी आप भूल कांग्रेस गई। पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बात जी ने क्या गवर्नर करते को पत्र लिखा था। और नीला जी, आपको कुछ दूसरे पता इनके नहीं है, भैया, वो पढ़ के आया उत्तर करिए। प्रदेश की पार्टी, उन्होंने समाजवादी बीजेपी ने पार्टी, लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता आतंकवादियों के आंदोलन। साथ खड़े होने वाली ये कब हुआ? समाजवादी पार्टी। उन्होंने तो गवर्नर को पत्र लिखा था। नहीं लिखा। अरे वो लिखा था पत्र भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, आप सर शांत हो जाएं। भारत को किस प्रकार से डील करना चाहिए। मैडम थैंक यू मैडम। जब बदला लिया उस वक्त ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। आप पाकिस्तान के साथ हैं? अरे ये भूल ये रही है सुनना कि ही श्यामा नहीं चाह प्रसाद रही कि मुखर्जी किस ने प्रकार पत्र से लिखा भारत ने था विजय कि प्राप्त भारत करी छोड़ो है आंदोलन को ऐसे कुचल दिया जाए। ये पढ़ के नहीं आई है ना, गद्दारों की पार्टी है अरे ना ये, आपके मुंह से श्यामा जिन्होंने प्रसाद जिन्होंने मुखर्जी भारत जी के का संविधान नाम को भी नहीं अच्छा माना, लगता है। जिन्होंने भारत के झंडे को नहीं माना, गद्दारों ये उन की लोग हैं पार्टी ना। कांग्रेस डेफिसिट पार्टी, का क्या हुआ? गद्दारों की डेफिसिट में पार्टी बताने का नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी बता देश देता को हूं। तो कह रहे हैं आप बेचने पढ़ लिख के वाली नहीं आते हो। रेट डेफिसिट अरे में बता देश नहीं का पाएंगे सारा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दिया था। भेजा गया आज है। मैन्युफैक्चरिंग अच्छा, आप दोनों लोग शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए। जाए दोनों लोग शांत हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही टॉप एक्सपर्ट हैं फॉरेन के मामलों में। बहुत नेता बाहर बेल पे घूम रहे हो वो थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया मैडम। प्लीज हाँ, ऑलराइट संजीव जी, आप मुझे बताओ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग की मुलाकात का आउटकम क्या है? संजीव जी गो अहेड। विजय जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत परफेक्ट आ रही सर, आप बोलो। जी देखिए विजय जी, भारत और चाइना के रिश्तों के संदर्भ में आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से डील करता है। हम चाइना के साथ एंगेज करने से पीछे नहीं हटते हैं। गलवान की हिंसा के बाद भी लगातार कमांडर लेवल की टॉक्स चली, विदेश मंत्रालय स्तर की टॉक्स चली, भारत के विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो,
तीसरे कंट्रीज, चौथे कंट्रीज में, डिफरेंट फोरम्स में एक दूसरे से मिलते रहे। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक चाइना डेप्सोंग और डेमचॉक के जो रिमेनिंग इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व नहीं करेगा, वहां से डिसएंगेज नहीं करेगा, तब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो नहीं सकती। और रशिया और कजान में पिछले अक्टूबर 2024 में जब चाइना ने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की कि वो डेप्सोंग से और डेमचॉक से डिसएंगेज करेगा, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी और एक भारत और चाइना के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। और मैं यहाँ पर अवश्य इस बात को कहना चाहूंगा, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो अनेक तरीके की जो बातें कर रहे थे, लेकिन आप 2014 के पहले देखिए तो चाइना और भारत के रिश्तों के संदर्भ में अप्रोच ये रहा करता था कि बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यदि आप तेज गति से आगे बढ़ाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, हमें चाइना को एंटेगोनाइज नहीं करना है, हमको एक पीसफुल तरीके से शांति के साथ बना करके रखना है। जबकि आज का ये जो भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में ये जो परिवर्तन आया है कि हम चाइना से आँख में आँख मिला करके बात करते हैं। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं भाई, 2017 में आप संयम अरे हर आदमी को अपनी बात, अपने विचार कहने का है, आप लोगों को गला पकड़ने का प्रयास मत करो। आप इस तरीके, आप बोले संजीव जी, इस तरीके से आप बात नहीं करिए प्लीज। हाँ प्लीज आप बोलिए संजीव जी। मैं भी, हाँ देखिए, पहले ये परिवर्तन ये पहले रहा करता था कि बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तेज गति से बढ़ाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा, चाइना को इसके साथ हमने अपने संबंधों को मैनेज करने के लिए एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखो। लेकिन आज के समय का जो भारत है वो चाइना से आंख में आंख मिला करके बात करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वक्त आ गया है कि चीन के साथ हमको अपने रिश्तों को और अच्छा करना चाहिए, उनके साथ हमें और धंधा करना चाहिए, व्यापार बढ़ाना चाहिए, उनके साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, चाइना कुछ भी हो, भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है, विश्व के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले ये राष्ट्र है, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, मेजर इकोनॉमीज हैं, मेजर मिलिट्री पावर्स हैं, दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं। दोनों के बीच के यदि संबंध सुधरते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि पिछले शो में, आपके ही पिछले शो में ब्रजेश जी, हमने ये डिस्कस किया था कि चाइना के फेस वैल्यू पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट बट वेरीफाई। और आपने जो लॉपसॉक सांगे जी का जो बयान भी दिखाया था, और उसको मैं फिर से, आपने अभी आज भी फिर भी चर्चा की कि कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी, चाहे तिब्बती हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, चाइना के फेस वैल्यू पे आज भरोसा नहीं करता है। चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, क्या हमें चीन पर भरोसा करना चाहिए या फिर हमें बहुत समझदारी से काम करने की जरूरत है? क्योंकि अमेरिका ने हम पर जो, जिसे लोग टैरिफ कहते हैं ना, मैं उसे सैंक्शन कहता हूं, कि हम पर व्यापार प्रतिबंध थोप रखे हैं, हमको अब थोड़ा सा बाइपोलर वर्ल्ड के ऑर्डर की तरफ बढ़ना चाहिए। ब्रजेश जी, भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने के लिए संकल्पित है। भारत यदि एससीओ का इतना सम्मान करता है, यदि भारत ब्रिक्स का इतना सम्मान करता है, तो उसके पीछे कारण यही है कि भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है, जिसमें कि चाइना भी हो, अमेरिका भी हो, अन्य राष्ट्र भी हो और भारत भी हो। भारत की जो संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम की है। हम किसी राष्ट्र के साथ, जब तक वो राष्ट्र हमें अनावश्यक रूप से परेशान न करे, तब तक हम उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन यदि कोई हमें छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये अच्छा, दो विषय अभी उमाशंकर जी को भी आपने सुना होगा, वो तियानजिन में मौजूद थे, वो एससीओ की समिट में स्वयं गए हुए। दो इशूज उन्होंने रेज किए। एक इशू रेज किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर कोई कंक्रीट एश्योरेंस नहीं आई है, और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने साफ कहा है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते, बॉर्डर पर जो स्थिति है वो एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी है, पर चाइना ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की। देखिए, मैंने उमाशंकर जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान, जो अपना प्रश्न पूछा था और भारत के विदेश सचिव ने जो रिस्पांस किया था, मैंने उसको देखा था, और ये बहुत ही कंसिस्टेंट और क्लियर है कि भारत जो सीमा संबंधी विषय है और भारत के और चाइना के बीच में जो व्यापार के जो विषय हैं, दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकता।
यदि आप चाइना भारत के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसे सीमा का, भारत की सीमा का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, सॉवरेनिटी का सम्मान करना होगा। भारत के अंदर इंकर्जन पैदा करने की जो चाइना की प्रवृत्ति अगर जारी रहेगी तो जाहिर है कि ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये बात भारत ने बहुत स्पष्ट कर दी है। और हमारे जो रिश्ते तभी नॉर्मलाइज रह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग के बीच में ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है डेप्टोंग में और डेमचौक में, उसके बाद ही ये हुए हैं। और पिछले जो पैगोंग त्सो लेक में और गोगरा हॉट स्प्रिंग में, गलवान वैली में, वो पहले ही से डिसएंगेज चाइना ने कर लिया था। तो ये भारत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू संजीव भाई। प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं। कुछ वक्त पहले तो कहा गया था कि आत्मनिर्भर हो, अब चाइनीज झालर खरीदोगे? देखिए, लगभग 11 साल। आप कौन सी झालर लगाते हो? 11 साल हमको मोदी जी का शासन देखते हुए हो गया है, और आपने एक खास चीज़ देखी होगी कि मोदी जी के अंदर एक हमेशा एक विचलन रहती है वैश्विक पटल पे अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की। और उन्होंने शुरुआत, लेकिन आज आप मैं एक सवाल और कर दूं, फिर आप जो आज एक चीज मोदी जी ने बड़ी अच्छी की जी, उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। वो भी एससीओ की मीटिंग में आंख में आंख डालकर सबसे कहा है जी। तो ये एक बड़ा स्पष्ट संदेश भी उन्होंने टेररिज्म पर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूंगा समय। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बोला है कि टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। तो इसका पहला स्टैंडर्ड ये है कि पाकिस्तान ने हमारी बहनों का सिंदूर पोंछा, और दूसरा स्टैंड ये है कि जिन फाइटर्स के माध्यम से सिंदूर पोंछा उनके गांव में जाके चाय पी के आ गए। इसको तो बाइपोलर सिंड्रोम बोल सकते हो आप मेडिकल साइंस में, लेकिन मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहूंगा। मैं जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज के ऊपर रहूंगा। अच्छा चलिए, एक बढ़िया बात कह देता हूं, बिल्कुल स्पष्ट पूरे सार चर्चा का, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट पूरी दुनिया में हो रहा है, अंततः भारत अमेरिका के साथ रहेगा। ये 2-4 साल की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जैसे हमारे हैं वैसे ही अमेरिका वाले हैं, इनकी समस्याएं एक जैसी हैं, और ये टेम्परेरी फेज है। अल्टीमेटली चाइना क्या कर रहा है, मैं आपको 3-4 लाइनों में बता देता हूं। चाइना बेसिकली एक ऑक्यूपेशनल टेम्परामेंट की सिविलाइजेशन है। उन्होंने लगातार अफ्रीकन कंट्रीज को, साउथ एशियन कंट्रीज को लोन दिया है, और उन लोन के चक्र में फंसा के उनकी जमीनों पे अपना व्यापार बढ़ाया है। और उनका थर्ड स्टेज चल रहा है कि वो अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट उन कंट्रीज में बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली किसी जमाने में जो ब्रिटानिया सल्तनत थी और उसके बाद जो 70-80 साल 100 साल से अमेरिका है, वो चाइना उस स्थान पे आना चाहता है, और भारत के लिए उसमें कोई ज्यादा जगह है नहीं। ऑलराइट, मुझे आप बताइए मनीष जी कि भारत और चीन ये दो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। हम चीन को इग्नोर करके एशिया में या साउथ एशिया में हम व्यापारिक संबंधों को मजबूत तो नहीं कर सकते। चीन के साथ तो हमारे को रिलेशनशिप ठीक करनी ही पड़ेगी ना। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, उनके आचरण को बदलने की कोशिश करिए। सवाल इस बात का है कि किन शर्तों पर आप इस रिश्ते को बदलेंगे। हाँ, ये मैं आपकी बात मानता हूं, किन शर्तों पर बात होनी चाहिए। नहीं, किन शर्तों पर? अपने को झुकाकर बदलेंगे आप? अपने को सिर्फ मार्केट, अभी तो मान लिए अनिला जी ने कह ही दिया ना, वो मैन्युफैक्चरर है, हम कंज्यूमर हैं। जयशंकर जी ने कह दिया वो बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। संजीव जी थोड़ा पढ़ के सच्चाई को तो संजीव जी, खाली संजीव जी अकेले हैं भाजपा के प्रवक्ता। 2.5 तो लीजिए, संजीव जी अकेले भाजपा के प्रवक्ता यहां पर हैं जिन्होंने ये कहा कि वो आंख में आंख डाल के बात करते हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो कुछ और बता रहे हैं। भाजपा वाले तो कुछ और बता रहे हैं। जिस समय गलवान हुआ तब मोदी जी ने बयान दिया कि ना कोई घुसा है ना आया है, और उसके बाद 22 राउंड बात हुई, और मैं आपको उसके पहले वाले में बता चुका हूं कि कहां कहां कब्जा करके वो बैठा है। आप 11 साल से यहां पर हैं, और डेटा है इस बात का कि आपकी लगातार आप चाहते क्या हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्या करें जब अमेरिकन टैरिफ इंपोज है? हमें तो नई मार्केट तलाशनी होगी ना। मोदी या धंधा बंद कर दें, क्या करें बताओ आप? ये जो देश के साथ जुमलेबाजी करते हैं, मेक इन इंडिया में, इसको बदल के कुछ काम करें और एक्सपोर्ट्स को बनाने की कोशिश करें। एक बात, दूसरी बात, पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट। थैंक यू। ऑलराइट, अनिला जी फाइनल। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, दोबारा मनीष हिंदवी जी को भी सुना। दोनों की भाषा देख लीजिए, वही भाषा है जो कि ट्रेड डेफिसिट। अभी जो इनके अंकल हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जो डोनाल्ड ट्रम्प आपके अंकल, अरे हवन तो आप लोग करा रहे थे, और वो अरे नमस्ते ट्रम्प कौन कर रहा था? नमस्ते ट्रम्प कौन कर रहा था? के बारे में भी बात शांत कर। अरे झूठ क्यों बोल रही है? बोलने दे। वॉशिंगटन पोस्ट जो कि हमारे खिलाफ रहता है, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज कह दिया
वॉशिंगटन पोस्ट में आज मैडम आप कभी इनको चाइनीज एजेंट अपोजिशन को बोलते हो, ट्रम्प आप कह रहे हो सरकार सब- अब की बार ट्रम्प सरकार, अरे हवन हो रहा था यहाँ पर। शर्म आती है आप लोगों को? डोनाल्ड शर्म आती है? जब ये हवन, नारा हवन, हवन। याद आता है तो शर्म आती है आप लोगों को? अरे हवन कराया था आप लोगों ने, हवन। अरे एक एक करके वन बाई वन। ये देख लिए दोनों के दोनों चिल्ला रहे हैं, एक दोनों एक चिल्ला की रहे हैं। बार- जब मैं बोलती हूँ दोनों बोल रहे हैं। एक सेकंड शांत हो जाएं, इनकी शांत हो बात जाएं। पिट रही है, प्लीज। अनिला होगी। अनिला जी, अनिला अरे यादव यार, जो है, पूरा तो कर दीजिए। अरे दुनिया के दूसरे अनिला जी, मुल्कों में भी पूरा तो लोग कर देख रहे दीजिए। होंगे, दोनों आप के क्या दोनों राय बार- बनाएंगे आपके बारे में? अनिला जी, अब की बार एक 29 सेकंड। में भी हम ही आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो केंद्र में आए अखिलेश थे। यादव जी का राहुल गांधी पीडीए को का कोई कारवाना करता ही आपको नहीं, यहाँ करता थैंक यू, 3 धन्यवाद। नंबर हम ही आ रहे हैं। 10 सेकंड अनिला शांत जी हो का जाइए। कारवां आप शांत हो करेगा, जाइए, आप आप 10 चिंता सेकंड, ना आप शांत हो कीजिए। जाइए। ओके लेकिन अनिला जी आप बोलिए। शर्मिंदा महसूस सर, करिए। ओके अब की कर्नल साहब- बार चर्चा के लिए अनिला जी, अब की बार कर्नल साहब चर्चा कर प्लीज। सकते हैं। ओके अनिला जी बोलिए, शर्म आती है। आप कह लिए अपनी पहुंचा बात, दिया ये देश पता आप नहीं शांत हो किस जाएं। फौजी बैकग्राउंड से आए हैं। मेरे परिवार के फौजी में तो बहुत ज्यादा तमीज इसीलिए होती है। शर्मिंदा हूँ। शिष्टाचार हमारा होता है। रेस आंगलिया हम का आगे करना स्मारक चाहते हैं, वापस चाहिए। शिष्टाचार दूर तक नहीं है। हमें अपने ना सेना के राष्ट्रवादिता शौर्य इनके का अंदर है। रेजांगला इस स्मारक पार्टी का वापस है। चाहिए। ये आपकी- नहीं तो ये आपकी गद्दी डिबेट छोड़ का दो। लेवल हो गया मुझे नहीं तो गद्दी क्या छोड़ हो दो। गया आज आप लोगों को? हमारे आज सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकते। क्या हो गया? बहन बेटियों का सिंदूर नहीं वापिस ला सकते तो धन्यवाद, गद्दी धन्यवाद। छोड़ दो। देख लीजिए, थैंक ये यू, डिबेट बहुत का बहुत अगली लेवल- शुक्रिया। बार ये डिबेट का लेवल क्या हो गया आपको कर्नल साहब? geopolitics- आप इस तरह के नारे लगा रहे हो? राष्ट्रपति पे बात धन्यवाद। करने का आप लोगों थैंक ने यू, हक खो दिया बहुत है। बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मैं उमा शंकर सिंह जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, नॉर्थ चाइना के शहर जहां एससीओ की मीटिंग हो रही है, तियानजिन से हमारे साथ जुड़े थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि बिहार के गांधी मैदान से आज विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्या चुनौती प्रस्तुत की है। राहुल गांधी कौन सा हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं और प्रयागराज की वो सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री आपको दिखाएंगे जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। एक छोटा सा ब्रेक, जीनत सिद्दीकी पूरे ब्यौरे के साथ उपलब्ध होंगी।